30 डेज। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ एमएबीएलबी 2026 एग्जाम में लगभग 30 डेज का टाइम जो है वो बच गया है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लास्ट 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए एमएबीएलबी में 2024 में जितेंद्र भारद्वाज, 2025 में शफकत अली, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी और हमें क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए, आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम डेट की बात करें, तो एग्जाम डेट जो है बेसिकली 26 अप्रैल है। तो सोचिए अब हमारे पास बिल्कुल एक लास्ट एक फेज है, और इस लास्ट फेज में हमें किस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे एमएबीएलबी का एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है यहाँ पे इंग्लिश का होता है। तो आपको इंग्लिश में भी अगर हम लोग बात करें तो वोकैब का वेटेज काफी अच्छा खासा रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो वोकैब एंड ग्रामर को तो आपको कर ही लेना है, इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका वेटेज जो है 40 to 45% वेटेज है ना, सिर्फ और सिर्फ वोकैब और ग्रामर का हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारा जो रिजल्ट है एमएबीएलबी का काफी अच्छा रहता है। इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हम लोग वोकैब पे और ग्रामर पे बिल्कुल एक स्पेशल प्रिपरेशन करवाते हैं। वोकैब के लिए हमारे पास अलग फैकल्टीज है और ग्रामर के लिए अलग फैकल्टीज है। और क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो कहीं ना कहीं जो है आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो बन जाता है। तो इंग्लिश के अलावा फिर हमें क्या करना होगा, जीके। जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिलेक्टेड अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, लीगल जीके में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे लीगल मैक्सिम हो गया, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर लैंडमार्क जजमेंट 2025 में लैंडमार्क जजमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी जीके की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक जीके काफी ज्यादा पूछा जाता है, एंड साथ में 20 मार्क्स का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो ज्यादा वेटेज रीजनिंग का रहा है, पर 2025 में आपको एप्टीट्यूड मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस फेज में आपको इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 30 डेज है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 जो है हमारा डे 1 से लेकर के ये 10 दिन का फेज 1 है। फर्स्ट 10 डेज में हमें क्या क्या करना है, हमें फर्स्ट 10 डेज के अंदर जो अपने कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है। और रिवीजन किस किस में करना है, जैसे मैथ एंड रीजनिंग को हटा दें, जो बाकी एरियाज है जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, या फिर लीगल जीके हो गया, मैक्सिम हो गया, लैंडमार्क जजमेंट हो गया, इन सबको आप रिवाइज करो जो आप पढ़ चुके हो। रिविजन इज इंपॉर्टेंट। तो आइए सेकंड फेज की बात करें। तो सेकंड फेज में क्या है, डे 11 से 20, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको काफी ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी साथ में देते रहना है। ठीक है, और हैवी एम्फेसिस देना है अपने लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में और एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बारे में हम लोग बात करें, लास्ट जो 30 डेज, लास्ट जो 10 डेज बच जाएगा उसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है और साथ में रिविजन भी करना है ना। जितना ज्यादा आप अपना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, और जो मॉक टेस्ट से जो है आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये 30 डेज का आपका एक स्ट्रैटेजी रहने वाला है। तो ये 30 डेज का प्लान है, इस तरीके से आप कर सकते हो डेज वाइज। अगर लोग बात करें, फर्स्ट 10 डेज का एक टारगेट बनाना है आपको, फिर नेक्स्ट 10 डेज का टारगेट बनाना है, और फिर लास्ट 10 डेज का एक टारगेट बनाना है। और इसमें आपको काफी रिवाइज भी करना है, अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। तो इस लास्ट 10 डेज में आपको मॉक टेस्ट भी देना है और कंप्लीट रिवाइज भी करना है। तो ये आपका 30 डेज का जो है स्ट्रैटेजी रहने वाला है। और अगर हम लोग आवर की बात करें, है ना, तो कम से कम मैं आपको एडवाइस करूंगा 7 to 8 आवर्स, बट उससे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, और कम से कम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जीके पे, है ना, काफी ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। 2 3 आवर्स जो है बेसिकली इस एरिया में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा खासा इसका वेटेज है, लगभग 20 to 25% वेटेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जीके का है। ठीक है, फिर स्टैटिक जीके आपको करना चाहिए, है ना, 1 से 2 घंटा आपको स्टैटिक जीके में देना चाहिए। 1 आवर, है ना, आपको लॉजिकल और एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स वाला पार्ट है उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए। लग रहा है कि 1 आवर में नहीं हो पाएगा तो आप 2 घंटे दे दो। ठीक है, और 2 to 3 आवर आपको इंटेंस प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, सेक्शनल टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अब जो है आप मॉक टेस्ट देना जो है एग्रेसिव मोड पे स्टार्ट कर दें, डे 1 से स्टार्ट कर दें, ताकि आपको अपनी नेगेटिव एरिया जो वीक एरियाज है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंग्लिश, वोकैबुलरी और ग्रामर। यहाँ पे तो ये 1 आवर लिखा है, बट मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा 7 to 8 आवर में ऑप्टिमल बोला है, कम से कम आपको देना ही देना है। बट इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा 2 to 3 आवर जो है आपको इंग्लिश में काम करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमएबीएलबी एग्जामिनेशन, राइट। ये तो हमने आवर की बात करी, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़े टॉपिक्स के बारे में।
है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जितने सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो इक्वल मार्क्स के होते हैं, है ना। और हमने एनालाइज भी किया है जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी कई बार जो है रिपीट भी हो जाते हैं। तो है ना, जितना भी जो इंटायर सिलेबस है, राइट, है ना, तो बेटर ये है कि जो पीवाईक्यू ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है उसको आप कवर करें। और पीवाईक्यू को तो मस्ट है, आपको करना चाहिए। कई बार पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना, लीगल एप्टीट्यूड, है ना, लीगल एप्टीट्यूड ना करके इसको हम लोग लीगल जीके कह सकते हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। फंडामेंटल राइट, रेट्स हो गया, पार्लियामेंट, है ना, प्रेसिडेंट, पंचायती राज सिस्टम, है ना, लीगल टर्मिनोलॉजी, है ना, दैट मैक्सिम वगैरह, है ना, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, बोरिंग प्रिंसिपल, द प्रीएम्बल। और 2025 के अंदर है ना आपके साथ लैंडमार्क केस ये बना है, काफी मतलब इस बार देखने को बना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लीगल मैक्सिम्स और जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो तो आपको करना ही चाहिए। ये मिसलेनियस वाले पार्ट के अंदर आ जाता है। तो ये वो एरियाज है जहां से क्वेश्चन एमए के अंदर फ्रिक्वेंटली आ रहा है, इसको तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा इन एरियाज को आप प्रैक्टिस कर लें। फिर इंग्लिश की हम लोग बात करें और रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कई सारे आते हैं इसके अंदर, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कई क्वेश्चन बने हैं, राइट। एंटोनिम पीवाईक्यू के बेस पे आपको हम बता रहे हैं, एंटोनिम हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, सिनोनिम हो गया, और ग्रामर रूल से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग द एरर, ऐसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन बन जाता है काफी। फिर पजल हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, है ना, फिर कैलेंडर, रैंकिंग मैकेनिज्म, और इस बार तो मैथ्स के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। तो आप है ना मैथ्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एरियाज है जहां से आपको काम करना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें कि स्टैटिक जीके में क्या क्या करना है। स्टैटिक जीके में आप जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन एरियाज को कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक जीके और एमयू से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सैयद अहमद खान के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर एमयू की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देख सकते हैं हमने स्टैटिक जीके की बात करी, करंट अफेयर्स की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आप जितना टाइम उसमें लगाएंगे उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं जितेंद्र भारद्वाज, या फिर 2025 में शफकत अली, तो उनका यही मानना है कि आप करंट अफेयर्स को इग्नोर करके बाकी एरिया से आप काम कर सकते हो, ताकि आपका आउटपुट अच्छा मिलेगा, आप फिल्टर कर पाओगे, ठीक है। बाकी जामिया के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, वहां पे तो करंट अफेयर्स अच्छा खासा आता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा समझते हैं कि हमें मॉक टेस्ट जो है अब शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी भी आपने नहीं किया, कम से कम इस 30 डेज में 10 to 15 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, वीक एरिया से आप पता कर पाओगे। अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं कहीं मॉक लगाना शुरू कर दो। अब बात करें मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो मॉक टेस्ट जो है आप एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट का आप लगाएं। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आप लगा दो, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री मॉक्स वगैरह जो है आप देखेंगे है ना स्प्रेड किए जाते हैं, और बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 30 डेज में उसको लगाने में लग जाते हैं, है ना। क्योंकि आपने कई बार देखा भी होगा, जो वो मॉक टेस्ट जो होते हैं बेसिकली उसमें कुछ रिसर्च नहीं होता, ऐसे ही बना करके लोग शेयर कर देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह अटेंड करेंगे तो आप अपना टाइम ही खराब करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे रिसोर्सेज से ना जा करके अपने रिविजन पे, अपने प्रैक्टिस पे, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहां के आप लोग मॉक्स लगाएं। कम से कम 30 डेज में 10 to 15 मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना ही होगा, आपको अटेम्प्ट करना होगा। और उसके साथ उन एरियाज में जहाँ पे आपके मार्क्स नहीं आ रहे उन पे आपको इम्प्रूव करना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि मॉक्स आप लगाते चले जाओ, मॉक्स करने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो जो भी आपने मिस्टेक्स की है, और उसको फिर रिवाइज भी कर लो। तो मॉक्स का रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं। जो बच्चे एमयू बीएलएलबी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। 30 डेज का क्रैश कोर्स होने वाला है जिसका नाम है एंड गेम। ये जो बैच है बेसिकली एमयू बीएलएलबी 2026 के लिए है, और ये 30 डेज का क्रैश कोर्स है ना। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है और लास्ट फेज में आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक्स लगाना है, और वो इंपॉर्टेंट एरिया जो आपकी वीक है उस पर काम करना है ना, तो ये बैच लेकर के आए जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, डेली क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा एमयू बीएलएलबी, स्पेसिफिक एमयू बीएलएलबी के लिए। एंड साथ में डेली प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे इसमें,
डेली 3 to 4 आवर का डेली इंटेंसिव प्रैक्टिस होगा और इसके अंदर आपको डेली का डीपीपी भी मिलेगा एंड साथ में आपको 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। ये जो बैच है बेसिकली अभी ईद के ऑफर में आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है, बट ईद के मुबारक में इसमें 85% का हमने ऑफ दिया हुआ है। बट आपको एक बात और बताते चले, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ईद के मौके पे और एडिशनल ऑफर्स हम लेकर के आए हैं। ये जो एडिशनल ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च के लिए है। जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू आएंगे और ये बैच इस बैच में इनरोल होना चाहेंगे, ये बैच इसको हम लोग है ना 1499 में ना दे करके 499 में मिल जाएगा। सेम बैच सिर्फ और सिर्फ 499 में, मतलब 499 के अंदर 500 रुपीज आपको क्लासेस मिलेंगे, रेगुलर क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, लाइव प्रैक्टिस सेशंस और प्लस डीपीपी, साथ में सेक्शनल टेस्ट 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट एंड साथ में मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इतना कुछ मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में। बट ये जो आपका ऑफर है ये सिर्फ यूट्यूब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, और वैसे जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू नहीं आएंगे सो दे विल हैव टू पे 1/4। तो ये कुछ ऑफर लेकर के आए ईद के मौके पे। हमने सोचा कि बच्चों को कुछ ईदी देनी चाहिए तो सोचा कि चलो एक ऐसा बैच भी लेकर के आते हैं जो बच्चे जो है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में जो है ना इसको अवेल कर पाए।